हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 16 के साथ। यहाँ पर जो है स्टोरी लगभग 5 दिन आगे बढ़ रही है। ठीक है, 5 दिन बढ़ गई। आज जो है अनाया की हल्दी के दिन थी। अनाया अपने कमरे में सो रही थी। करीबन 9 बज चुके थे। अभी तक अनाया उठी नहीं थी। उसकी माँ जो है अनाया के कमरे में जाती है तो देखती है उनकी बेटी अभी भी सो रही है। उसको उठाने के लिए वो करीब जाती है। अनाया बेटा उठ जाओ। जैसे ही वो उसके फोrehead पे हाथ रखती है ना, वो घबरा सी जाती है। अनाया का पूरा शरीर जो है तप रहा था। उसको बहुत तेज़ फीवर आ चुका था। अनाया की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्या हो गया मेरी बेटी को। तुरंत जो है वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उसके पापा को फ़ोन करती हैं, जो कि नीचे हॉल में थे। वो अनाया का रूम जो था 3rd फ्लोर पर था, तो वहाँ से नीचे आने में उनको टाइम लगता और ऊपर से आवाज़ लगा नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया। उसके पापा को बोली कि डॉक्टर को बुलाइए। उसके पापा भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। और अनाया को बहुत तेज़ फीवर है। फीवर? वो कल तक तो ठीक थी। नहीं, आप डॉक्टर को बुला लीजिए। उसके पापा भी कहते ठीक है। वहीं पर दादी माँ थी, दादाजी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। वो भी सुनते हैं क्या हुआ। अनाया को बहुत तेज़ फीवर है। फीवर? आज हल्दी है और उसकी तबीयत बिगड़ गई। दादी माँ कहती हैं डॉक्टर को बुलाओ। उसके पापा डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर बाकी सब लोग जो है अनाया के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं। अनाया की चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद उन्हें बताते हैं कि ये किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस है, काफ़ी परेशान है और इसी के चलते ये तो ठीक से कुछ दिनों से सोई नहीं है और यही कारण है फीवर आने की। दादी माँ, उसके दादाजी, अनाया के पापा मम्मी मतलब ये सुनते हैं ना तो समझ जाते हैं कि अनाया किस चीज़ को लेकर परेशान है। डॉक्टर जो है कुछ दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दादी माँ परेशान हो जाती हैं और अपने बेटी की तरफ देखते हुए कहती हैं क्या करें, क्या अनाया को हम बता दें कि उसकी शादी आकृति से हो रही है। तो अनाया के पापा कुछ बोलते उससे पहले ही अनाया की मम्मी बोलती है नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। वैसे भी अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आज जल्दी है और 3 दिन बाद शादी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दादी माँ कुछ नहीं कहती। आखिर वो लोग जो भी कर रहे थे अनाया के लिए ही कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि इसका असर कुछ और हो रहा था, क्योंकि अनाया को पता नहीं था ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अपनी मोहब्बत को खोने का डर सो अलग था। अनाया की मम्मी जो है किसी से बोलकर किचन से थोड़े से बर्फ़ वाले ठंडे पानी मंगाती है और अनाया के माथे पर पट्टी रखना स्टार्ट कर देती है। आखिर दवा भी खानी है, जब उसका फीवर उतरेगा तब तो दवा खाएगी। तो दादी माँ कहती हैं एक काम करो, दवा का जो है उसको पाउडर बना के और पानी में मिक्स करके उसके मुंह में डाल दो। अनाया की मम्मी भी ऐसे ही करती हैं। कुछ समय बाद जो है उसके मुंह में दवा जो है डाली जाती है। दवा देने के बाद जो है थोड़ा सा पानी भी देती हैं। उसके बाद अनाया को आराम से ठंडे पानी का सेक कर रही होती है बैठकर। वो काफ़ी परेशान भी थी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, और वो चाहती थी उनकी बेटी की दुनिया की सारी खुशियाँ मिले जो वो चाहती है, और अपनी बेटी की खुशी के लिए तो ये सारी चीज़ें कर रही थी। हालांकि उनकी बेटी को पता नहीं थी कि जिससे उसकी शादी हो रही थी वो कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी आकृति। लेकिन फिर भी माँ तो माँ है ना। अपनी बेटी का वो खुशी, उस खुशी भरा चेहरा और रिएक्शन देखने के लिए अंदर से तड़प रही थी। वो चाहती थी उनकी बेटी को अपनी दुल्हन के बारे में शादी के दिन ही पता चले। लगभग 1 घंटे के बाद धीरे धीरे अनाया की फीवर जो है कम होने लगती है। अनाया अपने होश में आती है। अपनी माँ को वहाँ बैठे देखकर, उनकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉडी में बहुत दर्द था। लेकिन फिर भी वो उठकर बैठती है और कहती है मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, आप रो रही हो बेटा, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, क्यों परेशान हो, तुम्हें इतनी तेज़ फीवर थी।
ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, हो गई होगी। नहीं बच्चा, आप क्यों परेशान हो? क्या नहीं करनी है शादी? हम शादी तोड़ दें? अनया बोलती है, क्या बोल रही हो मम्मा? आज हल्दी है, शादी अब कैसे टूट सकती है? बच्चा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम बोलोगी हम शादी अभी रुक देंगे? नहीं मम्मा, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैंने दादी माँ से वादा किया है, वो जो कहेंगी जैसे कहेंगी मैं करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनया की मम्मी उसको गले लगाती है और कहती है, बच्चा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम बस ठीक रहो। तुम्हारी खुशी को हम अपनी खुशी बनाते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी खुशी हर हाल में मिलेगी। हालांकि अनया ये बात समझती नहीं है कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। वो कुछ पूरी तरह से अभी भी होश में नहीं थी। फीवर तो कम हो गया था लेकिन अभी भी था, और कहीं ना कहीं उसको अभी थोड़ी नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी वो उठती है, उठकर वॉशरूम चली जाती है, जाकर ठंडे पानी का शावर लेती है। थोड़ी देर बाद वो आती है। आने के बाद जो है देखती है कि उसकी मम्मा अभी भी वहीं पर है। तो वो जाती कहती, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, आप कपड़े चेंज कर लो। उसकी मम्मी जो है उसके लिए कपड़े निकाल कर देती हैं, और जैसे ही उसके हाथ को टच करती हैं तो कहती है, तुमने ठंडे पानी का शावर लिया? हाँ मम्मी, वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी। बेटा, तुम्हें फीवर आई थी, तुम्हें फिर से फीवर आ जाएगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं दवा ले लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी मम्मी उसको समझाना और डांटना तो चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर वो कुछ नहीं कहती। वो कपड़े देकर कमरे से निकल जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई है। जी मम्मी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। अपना कपड़े वगैरह चेंज करके, बाल वगैरह ठीक करके वो नीचे आती है। नीचे आकर देखती है कि उसका पूरा परिवार और रिश्तेदार जो है बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अनया नीचे आती है, सभी लोग जो है डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अनया की मम्मी अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खिला रही होती है, और दादी माँ भी। एक साइड मम्मी थी, दूसरी साइड दादी माँ, बीच में अनया, और दोनों बारी बारी से अनया को खिला रहे थे। अनया चुपचाप खाई जा रही थी। उसको आदत थी, उसकी माँ उसकी दादी माँ दोनों बड़े ही प्यार करते थे और बहुत अच्छे से। भले ही वो एक टाइम खुद से खाना खा लें, लेकिन हर रोज़ एक टाइम ज़रूर उसकी माँ उसकी दादी माँ उसको कुछ ना कुछ खिलाती ज़रूर थी। उनके प्यार जताने का एक अलग ही तरीका था अनया के लिए। अनया को भी काफ़ी अच्छा लगता था। हाँ, इस वक्त अनया काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन उसको ये प्यार बहुत अच्छा लगता था अपनी माँ और दादी माँ का। कुछ समय बाद नाश्ता करने के बाद जो है सब अपने कामों में लग जाते हैं। अनया जब घर से बाहर निकलती है और गार्डन साइड में जाती है तो वहाँ का माहौल देखकर और उसका मन उदास हो जाता है। वहाँ पे हल्दी की मंडप बहुत अच्छे से सजावट की जा रही थी, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में शादी का जो माहौल बनता है ना सजावट के मामले में, इस तरह से पूरे उस बंगलों को, उस मेंशन को सजाई जा रही थी बहुत ही अच्छे से। अनया सोचती है, अगर आकृति होती, उसके साथ मेरी ये शादी होती, मैं भी कितनी खुशी से ये सारी चीज़ें करती। ये सोचते हुए वहाँ पे एक गार्डन में झूला लगा हुआ था, वहाँ पे बैठ जाती है और बैठकर ये सारी चीज़ों को देख रही होती है। ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से, वहाँ से उसकी दादी माँ खड़ी थी और देख रही होती है। वो लोग कुछ काम से गए हुए थे और तभी उनकी नज़र अपनी बेटी पे पड़ती है, जो खड़ी होकर सजावट हो रही मंडप और सारी चीज़ों को देख रही थी। वो सासू माँ से कहती है, माँ देखिए ना कितनी उदास है, मन तो कर रहा है कि जाकर अभी सब बता दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी खुशी वो निखर कर बाहर आए, जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी दुल्हन के रूप में अपनी मोहब्बत को, अपने इश्क को देखे, अपनी आकृति को देखे। दादी माँ भी कहती है, हाँ सही बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, बहुत दिन निकल गए, थोड़े दिन और सही। वहाँ पे गुरुजी आ चुके थे। करीबन 3 दिन पहले जब गुरुजी आए थे तो वहाँ पे वो लोग घाट पे गए हुए थे, और आकृति के पापा अपनी फैमिली को गांव पर छोड़कर वो गुरुजी से मिलने के लिए घाट आए थे। और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई थी, अनया की कुंडली को लेकर भी, आकृति की कुंडली को लेकर भी,
दोनों की शादी होगी तो किस तरह का उन लोग का रिश्ता होगा, और उनकी कुंडलियाँ दोनों मिलकर किस तरह का इनके ऊपर प्रभाव डालेंगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बातें हुई थी। और अभी भी गुरु जी जो है वहीं पर हॉल में बैठकर अनया के दादाजी के साथ कुछ बातें कर रहे थे। इसी तरह करीबन शाम हो जाती है। अनया पूरे दिन गार्डन में ही रह गई थी। गार्डन में उस चीज़ को देखते देखते ना जाने कब उसको नींद आ गई थी, और कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं देता है कि अनया को फिर से फीवर आ चुकी है। अनया की जो दादी माँ है वो गार्डन में आती है ये बोलने के लिए कि बेटा जाकर रेडी हो जाओ। तभी उनका ध्यान जाता है कि अनया का जो चेहरा है वो थोड़ा लाल पड़ा हुआ था। वहाँ पे जाती हैं, उसके फोrehead पे हाथ रखती हैं तो परेशान हो जाती हैं। उनका पोती फिर से तप रही थी फीवर से। वो अनया के पास जाती हैं और उसको उठाते हुए कहती हैं, बेटा बेटा उठो। हाँ 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 दादी माँ। बेटा तुम्हें फिर से फीवर आ गया। नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलो अंदर चलो। उसको पकड़ के अपने साथ लेकर जाती हैं। अंदर ले जाकर हॉल में सोफे पर बैठा देती हैं। वो अपनी अनया की मम्मी को आवाज़ लगाती हैं, बहू हाँ माँ जी, जाओ जल्दी से दवा लेकर आओ, अनया को फिर से फीवर आ गया है। अनया की मम्मी भी जाती है, कमरे से दवा लेकर आती हैं और अनया को दवा दी जाती है, और फिर से अनया वहीं सोफे पर फिर से लेट जाती है। जो है गुरुजी वहीं पर थे, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। गुरुजी अनया के पास जाते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी परेशान है बच्ची, किसी बात का टेंशन है क्या। तो दादाजी है उनको साइड में आने को इशारा करते हैं। गुरुजी और दादाजी साइड में जाते हैं, उनको सारी बातें बताई जाती है। ये जब सुनते हैं ना तो गुरुजी के भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं बच्ची, ठीक है। अगर आप सब उसको सच्चाई बता देते हैं तो अपनी शादी खुशी से एंजॉय कर पाती। दादाजी को भी सही लगता है, तो वो सोचते हैं कि बता दिया जाए या नहीं बताया जाए। वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो अनया के पापा जो थे वो कहते हैं ठीक है पापा जी, हम सोच रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती खुल कर जिए, अपनी खुशियों को समेटे। ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? उसी के लिए कर रहे हैं। अगर वो खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। आज हल्दी है और मेरी बच्ची खुश नहीं है। एक काम करो, अगले दिन जो है अच्छे से पार्टी की अरेंजमेंट करो और दोनों घरों को बोलो कि मेहंदी और संगीत एक साथ ही होगी, और अनया को उसके बारे में पता चलेगी। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी पोती कितनी खुश होती है। अनया के पापा भी ये बात समझते हैं। वहाँ पे अनया की मम्मी और अनया की दादी भी आती हैं और वो भी ये बात सुन लेती हैं। अनया की मम्मी भी कहती है हाँ, अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है मेरी बेटी को इतना तकलीफ में देखकर। वो कर तो रही है सिर्फ हम लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं, और मैं चाहती हूँ कि वो खुशी से सारी चीज़ें करे। अनया के दादाजी कहते हैं एक काम करो, आकृति के पापा को फ़ोन लगाओ। अनया के पापा फ़ोन लगाते हैं और दादाजी को मोबाइल दे देते हैं। दादाजी मोबाइल लेते हैं। उधर से आकृति के पापा जो है बोलते हैं हाँ भाई साहब। तो दादाजी कहते हैं हाँ मैं, नमस्ते अंकल। हाँ बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ जी अंकल बोलिए। बेटा हम चाहते हैं कि क्यों ना हल्दी तो आज है, संगीत और मेहंदी एक साथ ही की जाए। पर अंकल आपने तो कहा था। देखो बेटा, हाँ हम मानते हैं कि हमारी रस्मों के मुताबिक बच्चों को एक दूसरे से नहीं मिलने देना चाहिए, लेकिन मेरी पोती खुश नहीं है। तुम्हें पता है सुबह से इसको बहुत तेज़ फीवर है, डॉक्टर भी आए, चेकअप किए, और वो परेशान और टेंशन में है, और जिसके कारण इसको फीवर आ रही है। अच्छा तो क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती खुल कर जिए, अपने सारे शादी के फंक्शन एंजॉय करें। तो हम चाहते हैं कि एक आखिरी बार शादी से पहले बच्चों को मिलवा दिया जाए।
आकृति के पापा कहते हैं, अंकल मिलवाने से अच्छा है कि क्यों ना आप उन्हें सच बता दें। आप एक काम कीजिए ना, आकृति के बारे में बता दीजिए कि उसकी शादी आकृति से ही हो रही है, वो भी खुश हो जाएगी। दादाजी ये सोचते हैं इस बारे में और फिर कहते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। और वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे चल रही है? तो आकृति के पापा बताते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सब ठीक है। और जैसे भी हो आप हमें बताइएगा ज़रूर। अगर सब ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो हम बच्चों को मिलवाने की एक कोशिश कर सकते हैं शादी से पहले। दादाजी भी कहते हैं, ठीक है बेटा, हम अनया से बात करके हम आपको बताते हैं। तो आकृति के पापा भी कहते हैं ठीक है, और फ़ोन कट कर दिया जाता है। दादाजी अनया के पास जाते हैं, उसके सिर सहलाते हुए कहते हैं, बच्चा हाँ दादाजी। बेटा ठीक हो? हाँ दादाजी, हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा हमारी बात सुनोगे? हमें आपको एक सरप्राइज़ देनी है। क्या कैसा सरप्राइज़ दादाजी? उठ के बैठो। अनया उठ के बैठती है। दादाजी एक सर्वेंट को इशारा करते हैं, वहाँ से उसके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी अनया को पिलाई जाती है। अनया पानी पीने के बाद अपने दादू के गोद में सिर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दादाजी उसके सिर सहलाते हुए कहते हैं, बेटा। वो अनया की मम्मी की तरफ देखती है तो अनया की मम्मी एक तस्वीर दादाजी के हाथों में दे देती है। अनया कहती है, हाँ दादाजी। बेटा अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ दादाजी, बोलिए ना। बेटा एक बार अपनी आंखें खोल के देखो ना। अनया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो जस्ट उसकी आंखों के सामने आकृति की तस्वीर है। अनया जब ये देखती है तो मानो झटके से उठकर बैठ जाती है और अपने दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी वो तस्वीर जो है अनया की तरफ बढ़ा देते हैं। अनया वो तस्वीर लेते हुए कहती है, दादाजी ये आकृति है। हाँ ये आकृति है जिसे तुम मोहब्बत करती हो, जिसे तुम पाना चाहती हो। पर दादाजी ये फोटो आपके पास। अनया के पापा जो हैं अपनी बेटी के पास जाते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते, बेटा यही तो सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। हम तो चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई शादी के दिन ही पता चले, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर हमसे रही नहीं गई। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि आकृति से ही तय हुई है। जब ये अनाया सुनती है ना तो मानो जैसे उसको 440 वोल्ट का झटका सा लगता है। वो एकदम शॉक हो जाती है। पहले तो झटके से खड़ी होती है कि क्या हुआ बेटा। अनाया तो शॉक में चली गई थी। उसके पापा उसके हाथों को पकड़ते हैं और फिर उसको सोफे पे बैठाते रहते हैं, बेटा ठीक हो? पापा क्या बोल रहे हो आप? हाँ बेटा हम सही बोल रहे हैं। अनया दादी माँ की तरफ देखती है, माँ की तरफ देखती है तो उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। अनया अपना जो होता है ना सिर पकड़ लेती है और कहती कि क्या बोल रहे हो आप लोग, मजाक चल रही है क्या? दादाजी कहते हैं, बेटा ये मजाक नहीं चल रही है, ये सच है। तुम्हारी शादी आकृति से ही तय हुई है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ ये सच है। अनया झटके से पीछे देखती है, वहाँ पे प्रिया और रिया खड़े थे। प्रिया अनया की तरफ देखती है और एक आंख मार देती है। अनया फिर से खड़ी हो जाती है और कहती, तुम्हें पहले से पता था? हाँ हमें पहले से पता था, ये तेरे लिए सरप्राइज़ तो थी, हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। लेकिन आप सबने इतना बड़ा प्लान बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया आप सबने। अनया की मम्मी कहती है, बेटा क्या करें, अब हमारी बेटी अब अपनी दिले हाल जिससे मोहब्बत करती उसे नहीं बता सकती, तो हमने ही प्लान बना लिया। लेकिन कैसे किया आप लोगों ने? प्रिया उसके पास आती है, वो तस्वीर उसके हाथों से लेते हुए कहती है, अरे मेरी जाने मन,
तुम्हें क्या पता तुम्हारे चक्कर में हमने क्या क्या नहीं किया। अच्छा, क्या किया तुमने? रिया पीछे से बोलती है। प्रिया रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या है, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो, चुपचाप खड़ी रहो। रिया कुछ नहीं कहती। अनाया कहती, अब आप लोग बताएंगे आप लोगों ने ये सब कैसे किया। उसके दादाजी उसको सारी बात बताते हैं। अनाया बड़े ही आराम से पहले तो बात सारी सुनती है, उसके बाद जो है प्रिया के हाथों से वो तस्वीर लेती है और तुरंत वहाँ से निकलते हुए वो हॉल से ऊपर की तरफ जाने ही वाली होती है। 2-4 कदम तो बढ़ा चुकी थी, लेकिन फिर वो रुक जाती है और रुकते ही वो आती है, आकर कस कर अपने दादू को गले लगाती है, उनके चिक्स पे किस करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। मेरी ज़िंदगी की सबसे सबसे महत्वपूर्ण इंसान और सबसे बड़ी खुशी आपने मुझे दिया है। मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगी। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ दादू, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। मैं ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों ने ये दे दिया, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अनया फिर उठती है, अपने पापा को भी गले लगाती है। उसकी खुशी देखने लायक थी। वो इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी ना, क्या ही कहे। वो अपनी दादी को भी गले लगाती है, उनके चिक पे किस करती है और कहती है, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। मतलब एक था लगे अभी इसको फीवर था और एक बेसुध पड़ी हुई थी, जैसे मानो इसके अंदर जान ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही उसको पता चलती है ना, उसको वो मिल गया जिसके लिए वो तड़प रही है, तो उसकी मानो एक अलग ही एनर्जी आ गई थी बॉडी में। अपनी मम्मी को भी गले लगाती है और तुरंत जो है अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाती है और वहाँ से निकल जाती है। ए रुको, मैं भी आ रही हूँ, ये बोलते हुए प्रिया भी उसके पीछे जाने लगती है। अनाया जल्दी जल्दी जाती है, 3rd फ्लोर पर जाकर तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही वो जाकर अपने बेड पे बैठ जाती है और बैठ कर आकृति की तस्वीर उसके हाथों में थी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। हाँ, आखिरकार क्या फाइनली ओह माय गॉड, मुझसे तो क्या ही बोलूँ, मेरी खुशी मुझे संभाल ही नहीं जा रही है। ये कैसे, ओह गॉड, बार बार खुद को मतलब क्या बोले, कभी कभी अपने बालों को सहला रही है, खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। प्रिया वहाँ आती है और झटके से आकृति की तस्वीर उसके हाथों से ले लेती है। अनया, हे क्या कर रही है? हाँ रुको तो रुको, क्या है, इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। सबको गले लगाया, सबको थैंक यू बोला और मुझे नहीं बोला, क्यों? तो तुमने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें क्यों बोलूँ? अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पुणे से तुम्हारे साथ बनारस आई। मैंने कई बार बोला कि तू अपने दिल की हाल जाकर बता आकृति से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मतलब दादू ने क्या थोड़ा सा तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें अब कुछ नहीं? ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम जिसे चाहती थी वो तुम्हें मिल जाएगी, तो क्या मेरा पत्ता कट? क्या बोल रही हो? तुम मेरी दोस्त, मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारी जगह अलग है। अच्छा तो अब क्या? क्या? यही कि ना तुमने शादी के लिए प्रपोज किया और ना तुमने उसे अपने दिल की बात बताई, डायरेक्ट तुम शादी कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल करनी चाहिए? अनया ये सुनती है कि क्या क्या करूं मैं, अब तो सब टाइम भी नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है तो ये टाइम वेस्ट किया कौन? जब तुम्हें पता चली कि उसकी शादी टूट चुकी है तो तुम्हें एक मौका मिल गया था अपने दिल की बात बताने की, पर तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, कर लेंगे। कब करोगी? शादी के बाद। क्या करूँ मैं? अभी टाइम कितना हो रहा है? तो टाइम देखते हैं तो
जो है 4 बज रहे थे और हल्दी स्टार्ट होने वाली थी 8 बजे, यानी कि अभी भी उनके पास कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा टाइम है। तो प्रिया कहती है चलो फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वहीं जिनसे तुम्हें शादी करनी है उनको एक बार अपनी दिल हाल बता दो। कि क्या बोल रही है? शादी वाले घर में हम लोग कैसे जा सकते हैं? अरे चलो ना, चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी मैंने पिक्चर में देखे हैं, अक्सर शादी भी होती है ना तो हीरो हीरोइन के यहाँ छुप छुपा कर चला ही जाता है और कई बार वो लोग मिलते भी हैं और थोड़ी लवी डवी मोमेंट भी होता है। तुम्हें नहीं पता कितना बार बोली कि चलो मेरे साथ पिक्चर देखने, तुम जाते ही नहीं हो। अनया कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, दादी को पता चली ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम जो उनकी लाडली हो। हाँ ठीक है। तो प्रिया कहती है चलो ना, नहीं जानी मुझे। सोच लो मैं आकृति से बोल दूँगी, तुमने सब जानते हुए भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं क्या करूँ मैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। अनाया प्रिया को अपने कमरे से बाहर निकालती है, उसके हाथों से वो तस्वीर लेती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। अनाया से अब रहा नहीं जा रहा था। हाँ प्रिया ने जो बोला था वो सच भी थी। कम से कम कुछ ना सही अपनी दिल की बात तो बतानी चाहिए थी। अनाया इस बारे में सोच रही थी। अनाया वो हाथों में तस्वीर लेकर इधर से उधर रूम में लेफ़्ट राइट कर रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल भी थी। वो खुशी जो उसको चाहिए था वो उसको मिल चुकी थी। वो टाइम देखती है तो अभी भी टाइम में 4:15 हो रहे थे। तो वो सोचती है क्यों ना एक ट्राई किया जाए। वो ऐसे ही करती है, अपनी मम्मी को मैसेज कर देती है कि जब तक मेरी ज़रूरत ना हो तब तक किसी को भी मेरे कमरे तक भेजिएगा मत। उसकी मम्मी उसके रिप्लाई में हाँ बोल देती है और वो निकल जाती है। अनया जो है बालकनी साइड में जाती है और वहाँ से देखती है। वहाँ का जो था 3rd फ्लोर काफ़ी ऊंचा था। तो क्या करती है वहाँ पे साइड से ही बालकनी जो होती है ना कि 3rd फ्लोर की बालकनी के जस्ट नीचे 2nd फ्लोर की बालकनी थी, फिर 1st फ्लोर की। तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रिया की तरह उसने भी कई ट्रेनिंग लेकर बैठी हुई थी। हाँ अनाया भी कुछ कम नहीं थी, बस वो दिखाती नहीं थी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ भी जाए तो रिया है ही संभालने के लिए। उसकी एनर्जी उसके पास ही रहती थी इन सब चीज़ों में। तो किसी को पता ही नहीं था कि अनाया क्या क्या कर सकती थी। अनाया मस्त अपनी बालकनी से जो है धीरे धीरे करके लटकती हुई 2nd फ्लोर पे कूद जाती है, फिर 2nd से 1st फ्लोर पर और 1st से डायरेक्ट नीचे। इतने स्टंट करने के बाद धीरे से गार्डन साइड में जाती है। वहाँ पर देखती है कि थोड़ा भीड़ थी, कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जो है पीछे ये दरवाज़ा था, एक इमरजेंसी गेट बोल सकते थे, लेकिन अभी वो खुला हुआ था क्योंकि गेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और बाहर से सामान वगैरह आ रहे थे। तो मेन डोर से आ रहे थे और जो बैक डोर था वो घर के लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए खोली गई थी, ताकि मेन डोर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कई सारे मज़दूर वगैरह थे जो मंडप में सजावट कर रहे थे और घर की सजावट कर रहे थे, जिस कारण बैक डोर से भी लोग आ जा रहे थे। तो क्या करती है, मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद जो है उसकी बाइक, यहाँ पे उसके पापा ने 2 दिन पहले ही उसके लिए एक बाइक ले आकर रख दिया था। जब प्रिया और अनया कई बार यहाँ पर आने के बाद भी घाट निकल चुके थे, तो अक्सर वो ऑटो लेकर ही जाते थे। कार थे, लेकिन अनया को कार चलाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था जितना उसको बाइक चलाना पसंद था। तो कभी कभी कार लेकर जाती थी, अक्सर बाइक ही चलाती थी। तो पापा ने उसको बिना सोचे यहाँ पर भी एक बाइक खरीद कर ला दिए थे।
अपनी बाइक को देखकर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल लगी थी। इत्तेफाक तो ये थी कि वो बाइक में अभी चाबी लगी हुई थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके पापा कुछ सामान लेकर आए थे और चाबी निकालना भूल गए थे जब उनके दोनों हाथों में सामान था। तो बिना देर किए तुरंत जाती है, अपनी बाइक पे बैठती है और स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके पापा आ रहे थे बाइक को लॉक करने के लिए। तो जब देखते हैं कि उनकी बेटी बाइक लेकर उड़ गई है तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि वो कहाँ जा रही है। अनया करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक जगह पे पहुंचती है। वो एक मॉल था, बहुत बड़ी मॉल थी। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी उसमें, जिसमें से एक ज्वेलरी का भी दुकान था। वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ का डिमांड करती है। एक सेल्स बॉय जो था वो जाता है, उसमें का जो भी चीज़ें चाहिए थी बहुत सारी चीज़ें लेकर यहाँ पे रख देता है। यहाँ पे अनया ने रिंग मंगाई थी, डायमंड रिंग मंगाई थी, लेकिन छोटी छोटी जो होती है ना हीरे वाली, वही एक होता है ना, ये डिज़ाइनिंग की हुई रहती है, छोटा छोटा नग की तरह हीरे जड़े होते हैं, उस टाइप के डिज़ाइन में। अनया बहुत सारी रखी हुई थी तो एक नज़र सब पे डालती है। जब उसको पसंद नहीं आती थी तो दूसरी डब्बा लेकर आता है और उस पर एक नज़र डालती है, लेकिन उसमें एक पसंद आ जाती है। बहुत खूबसूरत बनाई गई थी, शायद वो कस्टमाइज थी और नेम फर्स्ट लेटर से बनी हुई थी। उनमें बहुत सारे लेटर्स थे, लेकिन वो अपने नाम का लेटर ए उठाती है। देखती है तो बहुत खूबसूरती से उसको लिखी गई थी रिंग पर ही, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी। उसी को उठाती है। सेल्स बॉय देखता है तो कहता है कि आपको ये लेनी है? अनया हाँ में सिर लाती है। तब जाकर सेल्स बॉय जो था वो अपने सीनियर को बुलाता है और उनसे बातें करने के बाद पता चलती है कि ये रिंग जो है लगभग 6,80,000 की थी। अनया ये सुनती है तो बिना रिएक्शन कहती है ठीक है आप इसे पैक कर दीजिए। बिलिंग वगैरह कराने के बाद वहाँ से निकल जाती है और फिर से वो ड्राइव करते हुए अपने घर आती है। घर आने के बाद तो देखती है कि अब तक उसको 2 घंटा निकल चुके थे, अब उसके पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं। तो वो जाती है अपने कमरे में, जैसे आई थी जस्ट वैसे ही जाती है। किसी को कानों कान खबर नहीं होता सिवाय उसके पापा के। वो कमरे में जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा कोई बहुत खटखटा रहा था। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे रिश्तेदारों में से 2 लोग खड़े थे। वो कहते हैं अरे बेटा हम लोग कब से दरवाज़ा खटखटा रहे, तुम दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? तो अनया बताती है नहीं कुछ नहीं, मैं सो रही थी। तो एक कहती है बेटा तुम्हें देख कर लगता तो नहीं कि तुम सो रही थी? अरे आंटी मैं बालकनी साइड में सो रही थी। तो बोली क्या काम है? तो वहाँ से एक आंटी जो थी वो उसके हाथों में एक बैग थमा देती हैं और कहती हैं बेटा जाओ जाके रेडी हो जाओ, पूजा स्टार्ट होने वाली है। अनया कहती है जी ठीक है। फिर वो दरवाज़ा लॉक करती है, जो रिंग ली थी वो जाकर अपने कवर्ड में रखती है, उसको लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद वॉशरूम जाती है, तैयार वगैरह होकर वो बाहर आती है। वो इस वक्त येलो कुर्ता वाइट पैजामा के साथ थी। वो बाहर आती है, वहाँ पे गुरुजी पूजा स्टार्ट कर चुके थे। हल्दी लगाने से पहले एक पूजा होती है, पूजा होने के बाद जो है हल्दी की फंक्शन स्टार्ट होती है। ऐसे ही होता है। वहाँ पे आकृति के घर में भी सारे फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुके थे, वहाँ पर भी पूजा वगैरह हो रही थी। कुछ देर बाद हल्दी लगेगी। इसी तरह जो है पूजा खत्म होने के बाद हल्दी लगाना स्टार्ट होता है। सबसे पहले दादी माँ फिर बाकी के रिश्तेदार आते हैं, बारी बारी से सभी हल्दी लगाते हैं। और जो प्रिया थी वो आती है, दोनों हाथों में हल्दी लेती है और पूरे उसके चेहरे पर लगा देती है। अनया अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है? तुमको हल्दी लगा रही हूँ, तुम्हारे चेहरे पे रौनक आनी चाहिए, ग्लो आनी चाहिए, ताकि तुम हमारी भाभी जी के सामने फीकी ना पड़ जाओ। ये बोलते हुए हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। रिया भी आगे आती है, आकर हल्के हाथों से उसको दोनों गालों पर हल्दी लगाती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनया क्यों?
क्यों, बिना मेहनत के वो मिल गया जिसे आपको तलाश थी। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है थैंक यू सो मच। और आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। हमें तो बिना मेहनत के मिल गई, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी नज़र में, आपके दिल और दिमाग में जो छाई है वो थोड़ी नखरे वाली है, और उनके नखरे भी आपको उठाने पड़ेंगे। रिया हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, वो एक बार हाँ बोल दे तो नखरे पूरी जीवन उठाएंगे। ये बोलते ही रिया जो है हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। अनाया भी हंस रही होती है। उसकी स्माइल, उसकी वो हंसी देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था, खास करके उसकी दादी माँ, उसकी माँ, सब बहुत खुश थे। उनकी बेटी बहुत खुश है, ये देखकर बहुत। जब हल्दी हो जाती है तो अनाया अपने कमरे में जाती है और वो वॉशरूम जाने के बजाय वहीं पे फिर से लेफ़्ट राइट घूम कर सोच रही थी क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ कर रही थी। फिर सोचती है नहीं, मैं जाऊँगी। वॉशरूम जाती है, अच्छे से हल्दी साफ़ करने के बाद कपड़े चेंज करके फिर वो आती है, वही अंगूठी फिर से निकालती है, अपनी जेब में रखती है। जेब में रखने के बाद वो नीचे आती है और प्रिया की तरफ देखती है, लेकिन प्रिया खुद में बिजी थी। सोचती है प्रिया को ले जाने से अच्छा है मैं रिया को ना ले लूँ। प्रिया जब देखो तब मुझे चिढ़ाती रहती है, अब तो उसे और भी मौका मिल गया। यही बोलते हुए वो रिया के पास जाती है, कुछ इशारा कहती है, रिया हामी सिर लाती है और वो लोग जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो थी अनाया की मम्मी। कहाँ जा रहे हो बेटा? अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है क्या बोलूँ। तभी जो है अनाया पलट के कहती है मम्मी, हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं ना। बेटा हल्दी लग गई है, अब तुम्हें घर से बाहर नहीं जानी है। मम्मी प्लीज़ जाने दो ना, मम्मी प्लीज़। पर बताओ कहाँ जा रहे हो? अनाया ना चाहते हुए भी मम्मी को बताती है, मम्मी हाँ बेटा थोड़ा साइड में आइए ना। उसकी मम्मी जो है उसके साथ साइड में जाती है। तब जाकर अनाया जो है अपनी जेब से वो रिंग निकालती है और मम्मी को दिखाती है। तो उसकी मम्मी देखती हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और कहती है वाह बेटा, रिंग तो बहुत अच्छी है, और अपने नाम के लिए? हाँ ना मम्मी, मेरे नाम की है, आखिर वो मेरी होगी ना। जब ये बोलती है ना तो अनाया की मम्मी, बेटा थोड़ी शर्म कर लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनाया अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहती है, मम्मी माँ हो, हाँ माँ हो आप, लेकिन सबसे बड़े दोस्त भी तो हो ना। तो मैं आपको नहीं बताऊँगी तो किसे बताऊँगी? अब आप एक अच्छी दोस्त और माँ बन के मुझे जाने दो ना। आपकी बहू को अपने दिल की बात बतानी है, मैं चाहती हूँ शादी से पहले एक बार। अनाया की मम्मी कहती है पर बेटा हल्दी लगने के बाद घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। अनाया कहती है मम्मी प्लीज़ जाने दो ना, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। रिया पीछे खड़ी थी तो अनाया की मम्मी रिया की तरफ देखते हुए कहती है तुम भी जा रही हो? रिया हाँ मैं सिर लाती है। कहती है ठीक है जाओ, इसका ध्यान रखना। जी आंटी। ये बोलकर दोनों जो है निकल जाते हैं। सो गाइस आगे क्या होगा? क्या अनाया आकृति से मिल पाएगी और क्या अनाया अपनी दिल की बात आकृति से कर पाएगी? क्या होगा आगे जानेंगे अगले पार्ट में। सो बने रहिए हमारे स्टोरी संगम दो दिलों की।